गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे संचार की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, और इन बाधाओं की चर्चा करते वक्त हमने पिछले वीडियो में जाना था कि संगठन के स्तर पर ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो कि संचार की प्रक्रिया में उपस्थित हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि संचार की प्रक्रिया में आने वाली अन्य बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो संगठनात्मक जो बाधाएं हैं उनके अलावा संचार में वैयक्तिक जो बाधाएं हैं वे भी आती हैं, यानी व्यक्तिगत स्तर पे एक तो संगठन के स्तर पे आने वाली बाधाएं, और दूसरा जो भी व्यक्ति संचार के लिए जिम्मेदार है या संचार या तो वो संदेश देने वाला है या संदेश ग्रहण करने वाला है, इन दोनों के लिए ही जो व्यक्तिगत स्तर पे इनकी जो क्वालिटीज हैं उनके ऊपर भी संचार की प्रक्रिया बहुत अधिक निर्भर करती है। किस प्रकार से निर्भर करती है कि जो व्यक्ति संदेश भेज रहा है या संदेश करता है उसकी भाषा के ऊपर कितनी पकड़ है, उसकी उस संदेश को लोगों तक पहुंचाने में कितनी रुचि है, उसकी वैयक्तिक जो अवधारणा है उस संदेश को लेकर, इन सब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर वह उस संदेश को लेकर बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है तथा उसकी भाषा पर बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है, उसे संचार की विधियों के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो ये सब जो उसके वैयक्तिक अक्षमताएं हैं वे संचार की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। एक एक करके हम इन वैयक्तिक बाधाओं को समझते हैं। सबसे पहले आता है अंतर वैयक्तिक बाधाएं। अंतर वैयक्तिक बाधाओं के अंतर्गत आएगा कि जो व्यक्ति के स्वयं के जो पर्सनैलिटी है या व्यक्तित्व से संबंधित जो बाधाएं हैं, और उसके अलावा उसका जो संदेश देने वाला व्यक्ति है और जो संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में किस तरह के आपसी संबंध हैं, किस तरह का सामंजस्य है। अगर उस सामंजस्य का अभाव होगा तो संचार की जो प्रक्रिया है वह पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि कई बार जो निम्न स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति हैं वे उच्च स्तर पे काम करने वाले व्यक्तियों से बहुत उनका अच्छा संबंध नहीं होता, या उनका जो रेपो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इस केस में इनके जो आपसी संबंधों के कारण संचार की प्रक्रिया में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जो संदेश देने वाला व्यक्ति है वो जिस बात को कह रहा है, हो सकता है कि संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति वो आपसी संबंधों के कारण उस संदेश को उस प्रकार से नहीं ग्रहण कर पा रहा है जो कि संदेश देने वाले व्यक्ति का उद्देश्य है। इसके बाद में आता है सुनने की क्षमता में कमी। कई बार जो संदेश देने वाला व्यक्ति है उसमें सुनने की क्षमता में कमी होती है, वह बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होता है, उसमें धीरज की का अभाव होता है, इसलिए वह कई बार जो जिन लोगों के लिए ये संदेश दिया जा रहा है या तैयार किया जा रहा है उनको उस संदेश को समझने में क्या परेशानियां आ रही हैं। कई बार संदेशकर्ता उन बातों को सुनना ही नहीं चाहता है, या जो संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो उस संदेश को ग्रहण करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। तो यह एक संचार की जो प्रक्रिया है उसके लिए बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आता है। इसके बाद में असहज भाषा का प्रयोग करना। अगर संदेशकर्ता जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहा है या जिस भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग संदेशकर्ता तक पहुंचाने का कर रहा है, वह अगर बहुत अच्छी भाषा नहीं है, समृद्ध भाषा नहीं है, या उसको भाषा के ऊपर पूरी अच्छी तरह से पकड़ नहीं है, या वह गलत मुहावरों का प्रयोग करता है, या इसके अलावा वह अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करता है,
गलत बातें बोलता है, तो ये सब चीज़ें भी संचार की दिशा में बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति से अच्छी भाषा का इस्तेमाल करके, चाहे वो शारीरिक भाषा हो, चाहे वह शब्दों के रूप में कही गई हो या किसी भी रूप में कही गई हो, या किसी भी माध्यम के द्वारा प्रेषित की जा रही हो, अगर उसकी भाषा का इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं किया गया है तो वह लोगों को पसंद नहीं आएगी और वह उस संदेश को ग्रहण करने में बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाएंगे। इसके बाद में आता है सेमांटिक्स। सेमांटिक्स का मतलब ये होता है कि कई बार एक ही शब्द के कई कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो अगर संदेशकर्ता और संदेश भेजने वाले और संदेश ग्रहण करने वाले व्यक्तियों में अगर आपसी सामंजस्य नहीं है, तो जो संदेश भेजने वाला व्यक्ति है वह जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है और संदेश ग्रहण करने वाला उन शब्दों का क्या अर्थ निकाल रहा है, इसमें बहुत अधिक विभिन्नता हो सकती है। और इस विभिन्नता के कारण एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप रह जाता है या संचार में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो सकती है। इसके बाद में आता है परस्पर विरोध। अगर जो संदेश देने वाला व्यक्ति है और जो संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति है उनके आपसी विचार मेल नहीं खाते हैं और सामंजस्य का अभाव होता है या आपस में उनके विरोध होता है किसी बात को लेकर, तो संदेशकर्ता चाहे कितनी भी सही बात कह ले या कितनी भी अच्छी तरीके से बात को कह ले, कितने ही अच्छे माध्यम का प्रयोग कर ले, लेकिन अगर संदेश प्राप्तकर्ता उसकी बात से सहमत नहीं है, आंतरिक रूप से उनमें अगर मन मुटाव है, तो कितने भी प्रयास किए जाएं संचार में बाधा उत्पन्न होनी स्वाभाविक है। क्योंकि जो भी बात एक व्यक्ति कहता है दूसरा व्यक्ति उस बात को उस तरह से कभी लेता ही नहीं है। इसके अलावा अगर संचारकर्ता ने या जो संदेश देने वाला व्यक्ति है, अगर उसने संदेश देने के लिए या संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए सही माध्यम का चुनाव अगर नहीं किया है, सही भाषा का चुनाव अगर नहीं किया है, तो संचार में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर ग्रामीण लोगों के बीच में किसी व्यक्ति को कोई संदेश देना है, तो उसका सबसे बढ़िया माध्यम हो सकता है उनकी लोकल या स्थानीय भाषा का प्रयोग करना। जैसे ही एक व्यक्ति उनसे स्थानीय भाषा में बात करता है, तो वे तुरंत उस व्यक्ति के साथ में भावनात्मक तरीके से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसकी बात को अच्छी तरह से समझते हैं और एक अपनेपन का भाव उसके अंदर मतलब लोगों के अंतर्गत आ जाता है, जो कि संदेश करता है उसके प्रति। लेकिन अगर संदेश करता जो है वो जिन लोगों के लिए संदेश दे रहा है, जिस भाषा में उन लोगों से बात कर रहा है, अगर वह भाषा उन लोगों की अपनी नहीं है, तो हो सकता है कि वे उसकी पूरी बात को समझ भी ना पाए, क्योंकि उस भाषा में जैसे हमारे यहाँ पे कई स्थानीय भाषाएं ऐसी हैं कि लोग अपनी दैनिक जीवन में उन्हीं भाषाओं का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि हिंदी भी वे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में अगर व्यक्ति उनसे उनकी लोकल भाषा में बात करेगा, तो वे तुरंत उसकी बात को सुनने में अपनी रुचि दिखाएंगे, जुड़ जाएंगे और उनको इंटरेस्ट आने लगेगा। लेकिन अगर वो हिंदी भाषा के लिए भी अगर सहज नहीं है, ऐसे में वह व्यक्ति उनसे जाकर हिंदी भाषा में बात करता है और हिंदी भाषा के कठिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो हो सकता है कि जो संदेश को प्राप्त करने वाले या ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं, वो उसके साथ में बहुत अधिक जुड़ नहीं सकें, क्योंकि वे उस संदेश को पूरा अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाते हैं। तो भाषा का या कह लीजिए जो माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे अगर लोग बाग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके लिए लिखित माध्यम या जो छपे हुए जो माध्यम है उनका प्रयोग किया जाए, तो वे उससे बहुत ज़्यादा
वो जो संदेश है उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सही माध्यम का चुनाव किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है किसी भी संचार के सफल होने के लिए। तो ये थी संचार में आने वाली कुछ बाधाएं, जिनको हमने दो प्रकार से विभाजित किया। एक तो संगठन के स्तर पर आने वाली बाधाएं, और दूसरा व्यक्तियों के, यानी जो संदेश देने वाला व्यक्ति है और जो संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, इन दोनों के व्यक्तिगत स्तर पे आने वाली बाधाएं। अब हम चर्चा करते हैं कि इन बाधाओं को दूर किस प्रकार से किया जा सकता है। तो संगठन के स्तर पर इन बाधाओं को दूर करने के कुछ उपाय हैं। वे है कि संगठन के द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो उसमें पहला है फीडबैक का प्रयोग। किसी भी संगठन में नीचे के लेवल से भी बात, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं या उनकी जो बातें हैं, वो उच्च स्तर पे बैठे हुए लोगों तक पहुंची जा सके, इसके लिए एक प्रॉपर फीडबैक सिस्टम को किसी संगठन के द्वारा डेवलप किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है, ताकि संचार में जो गैप रह जाता है या कम्युनिकेशन में जो गैप रह जाता है उसे अवॉइड किया जा सके। अगर ये फीडबैक नीचे के लोगों से पुनः ऊपर तक पहुंचता है तो उनको समझ में आ जाता है कि उन्होंने, और अगर वो व्यक्ति उस चीज को सकारात्मक तरीके से लेता है तो ये जो फीडबैक है यह संचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छे से काम में लिया जा सकता है। इसके बाद में आता है स्वस्थ वातावरण तथा संस्थागत संस्कृति का विकास। जो भी संस्था के उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि वे संस्था में ऐसे माहौल का निर्माण करें जिसमें स्वस्थ वातावरण हो या सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, जिसमें एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता हो कि वह अपनी बात को तरीके से दूसरे व्यक्ति से कह सके, अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक तरफा संवाद की स्थिति हो, और अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में कठिनाई महसूस करता है या असमर्थता महसूस करता है, तो हो सकता है कि जो संदेशकर्ता व्यक्ति है या जो मतलब संदेश जिस व्यक्ति से आरंभ हुआ है, उसने उस चीज को उस तरह से विजुअलाइज नहीं कर पाया हो कि एक्चुअली जो बात वो कहना चाहता है उसका इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। तो जो व्यक्ति एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार है, वो ये बात समझ सकता है, क्योंकि वो ग्रास रूट पे लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है, तो उसको ये बात अच्छी तरह से समझ में आती है कि इस संदेश को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। हो सकता है कि उच्च पद पे बैठे जाने वाला व्यक्ति या जो कि इसकी प्लानिंग कर रहा है, वह व्यक्ति इस बात को नहीं जानता हो। तो ये दो तरफा संवाद की स्थिति होनी बहुत जरूरी है, और इसके लिए एक स्वस्थ वातावरण तथा संस्थागत संस्कृति का विकास किया जाना किसी संगठन में अत्यधिक आवश्यक है। इसके बाद में औपचारिक और इसके साथ साथ अनौपचारिक माध्यमों का जो संचार की प्रक्रिया है उसमें पर्याप्त प्रयोग किया जाना चाहिए। औपचारिक माध्यमों के अंतर्गत आ सकता है कि पर्याप्त जो फीडबैक फॉर्म्स हैं वो भराए जा सकते हैं, उसमें नंबरिंग की जा सकती है कि कोई भी अगर संदेश दिया जा रहा है या कोई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स लिए जा सकते हैं, और लोगों से कहा जा सकता है कि वे इन एस्पेक्ट्स को कितने नंबर दे सकते हैं। ये तो हो गए औपचारिक माध्यमों का प्रयोग। दूसरा, अनौपचारिक माध्यमों का प्रयोग भी किया जा सकता है कि सीधे तौर पे अनौपचारिक रूप से लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई ये जो संदेश दिया जा रहा है या ये जो कार्यक्रम बनाया गया है, ये आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचा या नहीं, आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। ये सारी बातें अगर खुलकर अनौपचारिक रूप से कर ली जाए तो लोग अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को खुल के बता पाएंगे, और जब जहाँ पे आपसी सामंजस्य बहुत अच्छी तरह से उपस्थित होता है या डेवलप किया जाता है, तो वहाँ पे संचार में बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है।
उसके बाद में आता है वैयक्तिक निपुणताओं की। अगर हम बात करें कि वैयक्तिक स्तर पे संचार में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, तो सबसे पहला जरूरी है कि जो संचार या जो संदेश को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, अगर उसकी रुचि ही उस संदेश में नहीं होगी या उसके काम का या उसके लिए जो संदेश है वह लाभदायक नहीं है, तो उसकी संदेश को ग्रहण करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं होगी। चाहे वह संदेश कितना ही आवश्यक हो, कितना ही जरूरी हो, कितना ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, कितना ही अच्छे माध्यमों का प्रयोग किया गया हो, लेकिन अगर वो संदेशकर्ता के लिए उपयोगी नहीं उसको लगता है या लाभदायक नहीं लगता है, तो वह उसमें रुचि नहीं दिखाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी संदेश जिस भी व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है उसकी रुचि उस संदेश में होनी बहुत अधिक आवश्यक है, तभी संचार की प्रक्रिया की जो बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। इसके बाद में आता है उपयुक्त माध्यमों का प्रयोग। ये संस्थागत भी है और व्यक्तिगत भी है। व्यक्तिगत तौर पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो लोगों को जो संदेश देने वाला व्यक्ति है उससे जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जहां लोग बाग एक बार जो संदेश ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं वो संदेश देने वाले व्यक्ति से भावनात्मक तौर पे जुड़ जाते हैं, तो वहां पे संदेश या संचार की प्रक्रिया में आने वाली जो बाधाएं हैं वो काफी हद तक दूर हो जाती हैं। उसके बाद में आता है आपसी समझ का विकास। जो संदेश देने वाला व्यक्ति है और जो संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, यह पॉइंट जो है वह भी उनके बीच के जो रिलेशनशिप है या उनके बीच के जो आपसी सामंजस्य है उसकी ओर ही इंगित करता है कि इन दोनों के बीच में अगर आपसी तालमेल हो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो इनके मध्य संचार होना उतना ही आसान हो जाता है। अगर इन लोगों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद है, अगर उन्हें लगता है कि संचार करता जो है या संदेश देने वाला व्यक्ति है वह उनके लिए किसी भी काम की बात नहीं करता है, आपसी समझ का विकास नहीं होता है, तो ऑब्वियस है कि जो संचार की प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होनी है। इसके बाद में भाषा पर अधिकार। ये बार बार मैं आपको बात बोल रही हूँ कि जो भी संदेश देने वाला व्यक्ति है, जिस भी भाषा में वो संदेश को दे रहा है, उसका भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। शब्दों का चयन जो है उसका बहुत शालीन होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ताकि जो संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल रूरल लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकनीक को नहीं समझते हैं। उनको जितना अधिक सरल भाषा में किसी संदेश को दिया जाएगा वह उतना ही आसानी से उस संदेश को ग्रहण कर पाने में सक्षम होंगे। तो ये थी कुछ बातें जिन जो बताती हैं कि संचार की प्रक्रिया में जो आने वाली बाधाएं हैं, चाहे वो संगठन के स्तर पे हो, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो, उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है। और इस टॉपिक के साथ ही आपके सिलेबस का चौथा यूनिट समाप्त होता है और अब अगले वीडियो में हम आरंभ करेंगे आपके सिलेबस का 5वां यूनिट। धन्यवाद।